लिखवाते भी रह जाए, उसको लिख लीजिए तो जो पढ़ाया गया था पहले। देखिए आपका भारतीय भागीदारी अधिनियम में सामान्य बातें हो गई थी। पंखा चला दीजिए, हो अब थोड़ा गर्मी भी है, अब सब ऑन करिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। 11 बजा अब। कम कर दीजिए स्पीड उसका थोड़ा, एक पर चलाइए, एक पर ही चलाइएगा। देखिए आपका भारतीय भागीदारी अधिनियम की सामान्य बातें बताई गई थी। फिर आपका ये बताया गया था कि इसे दो भागों में लागू किया गया। 69 सेक्शन को आपका 1 अक्टूबर 1933 को लागू किया गया, और अन्य जो सेक्शन थे 1 अक्टूबर 1932। ये पूछ सकता है, ये जो कानून है भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, ये आपका भारतीय संविदा अधिनियम का ही पार्ट है, यानी कि किसका भाग है, तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का। धारा 2 लिखवाना था, एक हो गया था ना पूरा, लिखिए धारा 2 भाई, तब आगे बढ़ा जाए। हेडिंग डालिए परिभाषाएं। अरे हो गया है। लिखिए थोड़ा बहुत, आधा घंटा चला दिया जाए, कल मुख्य रूप से चलेगा, अब ये भी जरूरी है भाई आपका थोड़ा मेंटेन कराना भी। लिखिए आपका परिभाषाएं। लिखिए धारा 2A, स्मॉल ए डालिएगा। फर्म का कार्य, यानी कि इस धारा 2A में आपका फर्म का कार्य परिभाषित है। एक्ट ऑफ ए फर्म। लिखिए फर्म का कार्य से, परिभाषा लिखिए, फर्म का कार्य परिभाषित किया गया है, इसकी परिभाषा लिखिए। फर्म का कार्य से फर्म के सब भागीदारों, फर्म के कार्य से फर्म के सब भागीदारों या किसी भागीदार या किसी भागीदार या किसी अभिकर्ता का या किसी अभिकर्ता का कोई भी कार्य या लोप अभिप्रेत हैं, कोई भी कार्य या लोप अभिप्रेत हैं, कोई भी कार्य या लोप अभिप्रेत हैं जिससे फर्म के द्वारा, जिससे फर्म के द्वारा या विरुद्ध, जिससे फर्म के द्वारा या विरुद्ध प्रवर्तनीय कोई अधिकार, प्रवर्तनीय कोई अधिकार उद्भूत होता है, प्रवर्तनीय कोई अधिकार उद्भूत होता है। इसकी थोड़ा व्याख्या लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। फर्म के किसी एक भागीदार, फर्म के किसी एक भागीदार या कई भागीदार या कई भागीदार या सभी भागीदारों द्वारा या सभी भागीदारों द्वारा या फर्म के अभिकर्ता द्वारा या फर्म के अभिकर्ता द्वारा ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई कार्यालोप, ऐसा कोई कार्य
या लोप जिसके लिए फर्म के द्वारा पर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा लाया जा सकता है, जिसके लिए फर्म के द्वारा थर्ड पर्सन पर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा लाया जा सकता है, या पर व्यक्ति फर्म के विरुद्ध मुकदमा ला सकता है, या पर व्यक्ति फिर एक बार देखिए जी, फिर एक बार ऊपर देखिए तो पहले ऐसा कोई कार्य देखिए भाई, फिर एक बार ऐसा कोई कार्य या लोग जिसके लिए फर्म के द्वारा पर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा लाया जा सकता है, या लिखिए या पर व्यक्ति द्वारा फर्म के विरुद्ध मुकदमा लाया जा सकता है, या पर व्यक्ति द्वारा माने थर्ड पर्सन द्वारा पर व्यक्ति द्वारा फर्म के विरुद्ध मुकदमा लाया जा सकता है, इसे फर्म का कार्य कहा जाएगा। इसे फर्म का कार्य कहा जाएगा। दूसरी परिभाषा लिखिए, धारा 2B कारोबार यानी कि बिजनेस। दूसरी परिभाषा लिखिए, धारा 2B कारोबार या बिजनेस। लिखिए, कारोबार के अंतर्गत हर व्यापार कारोबार के अंतर्गत हर व्यापार कामा दीजिए उपजीविका और वृत्ति आती हैं। उपजीविका और वृत्ति आती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए थोड़ा व्याख्या। ऐसा कारोबार वैध होना चाहिए। ऐसा कारोबार वैध होना चाहिए। यदि अवैध कारोबार के लिए भागीदारी की गई है, यदि अवैध कारोबार के लिए भागीदारी का करार किया गया है, करार जोड़ लीजिएगा। यदि अवैध कारोबार के लिए भागीदारी का करार किया गया है, तब ऐसा करार संविदा अधिनियम की धारा 23 के तहत ऐसा करार संविदा अधिनियम की धारा 23 के तहत शून्य होगा। माने अवैध के बाद शून्य होगा। केस लिखिए, स्मिथ बनाम एंडरसन। पैराग्राफ चेंज करके केस लिखिए, स्मिथ बनाम एंडरसन। स्मिथ बनाम एंडरसन। स्मिथ बनाम एंडरसन। जस्टिस जेम्स, जज का इसमें नाम था जेम्स, जस्टिस जेम्स थे।
लिखिए इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि इस वाद में यह निर्णय दिया गया कि कारोबार शब्द को वास्तविक रूप में लेना चाहिए, न कि विशिष्ट रूप में। कारोबार शब्द को वास्तविक रूप में लेना चाहिए। कारोबार शब्द को वास्तविक रूप में लेना चाहिए, न कि विशिष्ट रूप में। अगली परिभाषा लिखिए धारा 2C। 2C प्रेस्क्राइब्ड यानी कि विहित। प्रेस्क्राइब्ड यानी कि विहित। लिखिए विहित से इस अधिनियम के अधीन। विहित से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। विहित से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इस अधिनियम की धारा इस अधिनियम की धारा 71 के तहत इस अधिनियम की धारा 71 के तहत राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है। राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह नियमों का निर्माण कर सके। कि वह नियमों का निर्माण कर सके। इन्हीं नियमों को विहित कहा जाता है। इन्हीं नियमों को विहित कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके कोरिलेट करके लिखिए सीपीसी की धारा 216 कोष्ट में 16 लिखिएगा। सीपीसी की धारा 2 कोष्ट में 16 तथा सीआरपीसी की धारा एक ही में लिखवा रहे हैं तथा सीआरपीसी की धारा 2T टमाटर वाला 2T में विहित शब्द को परिभाषित किया गया है। विहित 2T में विहित शब्द को परिभाषित किया गया है। देखिए यहाँ से आपका जे में 2 बार क्वेश्चन यूपी सिविल जज में पूछा गया है विहित पर, तो भाई 216 अच्छे से याद रखना है। आगे लिखिए आपका सीपीसी की धारा 122 और 125 के तहत पैराग्राफ चेंज करके लिखिए सीपीसी की धारा 122 तथा 125 के तहत उच्च न्यायालय नियम बनाता है। उच्च न्यायालय नियम बनाता है। इसे भी विहित कहा जाता है। सेक्शन याद रखिएगा 122 और 125 इसे भी क्या कहा जाता है विहित।
इसके बाद अगला लिखे पैराग्राफ चेंज करके, सीआरपीसी की धारा 477 के तहत, सीआरपीसी की धारा 477 के तहत उच्च न्यायालय नियम बनाता है। बार बार विहित न लिखवा जाए, सबको विहित ही कहा जाएगा। उच्च न्यायालय नियम बनाता है। अब संविधान में वही बचा है, लिखिए। संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा 227 के तहत, यानी कि 227 के तहत, अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालयों द्वारा नियम बनाया जाता है। उच्च न्यायालयों द्वारा नियम बनाया जाता है। इसे भी प्रेस्क्राइब्ड ही कहा जाएगा। अब कहीं से भी नियम के बारे में आए तो आप तैयार रखिएगा। वैसे सीपीसी में आया है अब तक के इतिहास में। अगली परिभाषा लिखिए, धारा 2D। अगली परिभाषा लिखिए 2D, थर्ड पर्सन, यानी कि पर व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। थर्ड पर्सन यानी कि पर व्यक्ति। एक लाइन में आपका जानना है, पर व्यक्ति माने क्या? तो जो फर्म के भागीदार से भिन्न व्यक्ति हो, यानी कि फर्म में भागीदार न हो, वह क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन। जो भागीदार है वो फर्स्ट पर्सन कहिए। तो फर्स्ट पर्सन हमारे यहाँ आपका संविधान के तहत किसे कहा जाता है? प्रेसिडेंट को। आपका लिखिए, फर्म में भागीदार, एक लाइन लिखिए, जो व्यक्ति फर्म में भागीदार नहीं है, अपनी भाषा में लिखवा रहे हैं, जो व्यक्ति फर्म में भागीदार नहीं है उसे थर्ड पर्सन कहा जाएगा। जो व्यक्ति फर्म में भागीदार नहीं है उसे थर्ड पर्सन कहा जाएगा। अंतिम परिभाषा लिखिए, धारा 2E, धारा 2E लिखिए, इस अधिनियम में जिन शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है, इस अधिनियम में जिन शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें भारतीय संविदा अधिनियम में, लेकिन उन्हें भारतीय संविदा अधिनियम में परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है, तब ऐसी दशा में, तब ऐसी दशा में इस अधिनियम के तहत उस परिभाषा को स्वीकार किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत, उस परिभाषा में जो कॉन्ट्रैक्ट में दी गई है, इस अधिनियम के तहत उस परिभाषा को स्वीकार किया जाएगा। धारा 3 लिखिए, धारा 3 में हेडिंग डालिए, भारतीय संविदा अधिनियम
के उपबंधों का लागू होना। भारतीय संविदा अधिनियम के उपबंधों का लागू होना। लिखिए, 2 लाइन केवल लिखना है। भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधान भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधान इस अधिनियम में वहां तक लागू होंगे इस अधिनियम में वहां तक लागू होंगे जहां तक वे जहां तक वे इस अधिनियम के विरोध में न हो जहां तक वे इस अधिनियम के विरोध में न हो। लिखिए, अब आइए हेडिंग डालिए अध्याय 2। लिखवा ही देते हैं, समझा कल जाएगा भाई आपका। कुछ और बातें लिखवा देते हैं ताकि कल समझाना रहे। अध्याय 2, हेडिंग डालिए भागीदारी की प्रकृति, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। भागीदारी की प्रकृति। प्री में आजकल अध्याय वाइज भी पूछा जा रहा है, सेक्शन वाइज भी आपको ये भी तैयार करके जाना है, क्योंकि यूपी एपीओ में भी कई क्वेश्चन अध्याय से पूछे गए थे। तो वर्तमान समय का जो नियम है, तो लिखिए भागीदारी की प्रकृति दी गई है अध्याय 2 में, धारा 4 से लेकर 8 तक, सेक्शन 4 से लेकर 8 तक। लिखिए धारा 4। धारा 4 भी पूछी जाती है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, 5 से भी आता है। लिखिए, भागीदारी कामा दीजिए भागीदार फर्म और फर्म नाम इन 4 शब्दों की परिभाषा धारा 4 में दी गई है। इन 4 शब्दों की परिभाषा धारा 4 में दी गई है। तो पहला तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, जैसे टीपीए की धारा 58A में बनता है, वहाँ भी बनता है, 105 में बनता है कि किस शब्द की परिभाषा दी गई है और किसकी नहीं दी गई है। तो 4 शब्द परिभाषित किया गया है। फिर एक बार हम चारों बता दें। जिन लोगों ने आपस में करार कर लिया है उन्हें अलग अलग भागीदार कहेंगे। उनके बीच के रिलेशन को भागीदारी, उनके सामूहिक नाम को हम क्या बताए थे, फर्म, और जिस नाम से वह कारोबार करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, फर्म नाम। तो ये जरूर याद रखिए। लिखिए, भागीदारी के आवश्यक तत्व। हेडिंग डालिए भाई आपका, ये समझा कल जाएगा भाई। आज थोड़ा इधर डिस्टरबेंस है तो लिखवा ही दिया जाए। भागीदारी के आवश्यक तत्व। फर्स्ट लिखिए व्यक्ति। सेकंड लिखिए करार। हाँ, अलग अलग। पहला आवश्यक तत्व है व्यक्ति, दूसरा आवश्यक तत्व है करार, तीसरा आवश्यक तत्व है व्यवसाय।
चौथा लाभ में अंश पाना। चौथा लाभ में अंश पाना। पांचवा परस्पर अभिकर्ता एवं मालिक होना। परस्पर अभिकर्ता एवं मालिक होना। पहले में लिखे व्यक्ति वाले में भाई, भागीदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। भागीदारी के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति प्राकृतिक या विधिक हो सकते हैं, माने कंपनी भी हो सकती है, 2 कंपनियां आपस में क्या की, करार, ये भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति प्राकृतिक, जैसे हम लोग हैं, प्राकृतिक या कृत्रिम, वही बनावटी या विधिक कहिए, प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं। बैंकिंग का कारोबार चलाने के लिए बैंकिंग का कारोबार चलाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्ति होने चाहिए, माने अधिकतम 10 व्यक्ति हो सकते हैं। बैंकिंग का कारोबार चलाने के लिए, बैंक खोलना है तो अधिकतम 10 व्यक्ति हो सकते हैं, जबकि कंपनी के लिए अधिकतम 20 व्यक्ति। कंपनी खोलना है तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 20, जबकि कंपनी के लिए अधिकतम 20 व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन भागीदारी के लिए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन भागीदारी के लिए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है, माने कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। सेकंड लिखिए करार, इसकी थोड़ा व्याख्या कर दिया जाए। करार लिखिए, इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, ये दूसरा आवश्यक तत्व की व्याख्या चल रही है थोड़ा। इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, एचजीएस में भी इस बार पूछा गया था, पिछली बार ये आपका क्वेश्चन 1 लाइन का पूछा गया था कि भागीदारी कैसे उत्पन्न होती है, हैसियत से, करार से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों नहीं मारना है, किससे, करार से। लिखिए, इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार भागीदारी करार से उत्पन्न होती है, हैसियत से नहीं। भागीदारी, लिखिए, इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार भागीदारी करार से उत्पन्न होती है, हैसियत से नहीं। ऐसा करार अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकेगा, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। तो लगातार आपको बताया जा रहा है
एक्सप्रेस यानी कि मुख से बोलकर या लिखकर, और जैसे ही इम्प्लाइड दिया जाए, विवक्षित कहा जाए, तो बाई कंडक्ट यानी कि आचरण के आधार पर, कहीं लिखा पढ़ी नहीं हुई। यानी कि आपका भागीदारी का करार हो सकता है एक्सप्रेस भी और दूसरा इम्प्लाइड भी। तो वहीं इम्प्लाइड लिखिए, केस एक इम्प्लाइड। अब ये 2 लाइन और देखना है, अवयस्क का देखना है इस पर, तब आपका केस बताए। पहले इम्प्लाइड और विवक्षित लिख लीजिए, तब आपका केस लिखिए। अब्दुल लतीफ बनाम सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज। अब्दुल लतीफ बनाम, बहुत लीडिंग केस है ये, करार पर ये लीडिंग केस है। अब्दुल लतीफ बनाम सेंचुरी वुड इंडस्ट्रीज। सेंचुरी वुड माने लकड़ी का काम, वुड इंडस्ट्रीज, AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट। AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए इसमें हुआ क्या था। हुआ ये था कि एक पिता था, उसके 2 पुत्र थे। पिता मर गया तो पिता के पास जो उसके नाम बागीचा था, माने पेड़ थे, तो दोनों पुत्रों ने क्या किया कि उन पेड़ों को बेच दिया, और बेच के जो पैसा आया उस पैसे से लकड़ी का अलग से व्यापार शुरू कर दिया। जब लाभ में अंश का बंटवारे का विवाद हुआ, तो अब ये समस्या थी कि क्या भागीदारी का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भले कोई लिखित में करार न हुआ हो, लेकिन दोनों भाइयों का कंडक्ट ये बता रहा है कि ये आपस में क्या किए थे, भागीदारी। तो लकड़ी के व्यापार में जो बेनिफिट होगा वह भाइयों में क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। आपका यही इसमें तथ्य थे। यानी कि फिर एक बार देखिए, पिता था, पिता की मृत्यु हो गई, 2 भाई थे, दोनों भाई एक पिता के उत्तराधिकार में बगीचा पाए, बागीचा को बेचा गया, और उस पैसे से दोनों भाई लकड़ी का कारोबार करने लगे। अब ये समस्या आई कि क्या भागीदारी का निर्माण दोनों में हो गया था कि नहीं हुआ था। तो लिखित रूप से कि विवक्षित रूप से, विवक्षित, क्योंकि कहीं नहीं लिखा गया था कि हम आप लाभ में क्या करेंगे, हिस्सा लेंगे। लेकिन अगला लिखे भाई, अगला लिखे, चूंकि हाँ करार में लिखे, अभी आपका इसी में ही बचा है। भागीदारी के लिए यह आवश्यक है कि करार के पक्षकार संविदा करने में सक्षम हो। भागीदारी के लिए यह आवश्यक है कि करार के पक्षकार संविदा करने में सक्षम हो। अब मुख्य रूप से माइनर पर क्वेश्चन आता है कि अगर माइनर क्या पार्टनर हो सकता है कि नहीं। यही आपका आता भी है क्वेश्चन, मेंस में भी आता है। तो लिखिए अवयस्क भागीदार नहीं हो सकता। अब क्यों, क्योंकि संविदा करने में वो सक्षम। लिखिए अवयस्क भागीदार नहीं हो सकता क्योंकि क्योंकि वह संविदा करने में सक्षम नहीं होता। लेकिन इस अधिनियम की धारा 30 के तहत
लेकिन इस अधिनियम की धारा 30 के तहत वह अन्य भागीदारों की सर्वसम्मति राय से वह सभी भागीदारों की, अन्य या सभी भागीदारों की सर्वसम्मति राय से, बहुमत से नहीं, जितने हैं सबकी राय से, सर्वसम्मत ये भी पूछा जाता है, सर्वसम्मति राय से भागीदारी के लाभ में अंश पा सकता है, भागीदारी के लाभ में अंश पा सकता है। अगला आवश्यक तत्व लिखिए तो करार हुआ आपका। व्यवसाय, व्यवसाय लिखिए भागीदारी कारोबार चलाने के लिए की जाती है, भागीदारी कारोबार चलाने के लिए की जाती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि इसके लिए यह आवश्यक है कि वह कारोबार वैध हो, ये नहीं कि अफीम और चरस बेचने लगी है, हीरोइन बेचने लगी है आपका, और आपका यह आपका व्यवसाय क्या हो। हो गया इधर, अरे बचा है उधर, पत्ती लगाई बस, मैं छोड़ रहा है क्लास, लिखिए 2-4 मिनट और लिखिए। वाक्य बोलिए तो करार, वह करार वैध हो, नहीं वह कारोबार वैध हो तथा अस्तित्व में हो, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, अस्तित्व में हो, भविष्य में कारोबार करने का करार, भविष्य में कारोबार करने का करार शून्य होगा, अब ये नहीं कि आज हम लोग भागीदारी करेंगे 4 साल बाद हम कारोबार करेंगे, ये नहीं हो सकता। भविष्य में कारोबार नहीं, अस्तित्व में मतलब कि आज से हम लोग क्या कर रहे हैं, कारोबार शुरू। अब ये नहीं कि 2 साल बाद हम लोग शुरू करेंगे और भागीदारी आज बना रहे हैं, ये नहीं संभव है। अगला लिखिए स्मिथ बनाम एंडरसन केस, लिखिए स्मिथ बनाम एंडरसन, स्मिथ बनाम एंडरसन के वाद में यह निर्णय दिया गया कि व्यवसाय शब्द का अर्थ, व्यवसाय शब्द का अर्थ सामान्य अर्थों में लेना चाहिए, सामान्य अर्थों में लेना चाहिए, न कि तकनीकी, सामान्य अर्थों में लेना चाहिए न कि तकनीकी। अगला केस लिखिए फ्रा
मांट बनाम कूपलैंड, फ्रामांट, फ्रामांट, हाँ भाई, फ्रामांट वर्सेज कूपलैंड, कूपलैंड। ये बग्घी वाला केस कहा जाता है, घोड़ा गाड़ी वाला, उपनाम लिख लीजिए, घोड़ा गाड़ी वाला केस या बग्घी वाला। अब देख ही रहे हैं, जब से ई रिक्शा का चलन हुआ है, बग्घी भी आपका लगभग समाप्ति की ओर है। बस आपका वही शादी विवाह में दिख जाते हैं बग्घी, वो भी सजावट के साथ। अगला लिखे चौथा आवश्यक तत्व, अंशों, लाभ में अंश लेने का करार। इसको कल लिखवाया जाएगा भाई, कल समझाया जाएगा तब, क्योंकि समझाना जरूरी है। तो इतना पर अभी रोक दीजिए, कल आपका लिखवाया जाएगा, समझाया जाएगा इसको। तो अभी ज्योग्राफी की क्लास चलेगी, अभी आपका, हाँ, 10-15 मिनट बाद। तो जो लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं भाई, अभी अपना 22 तारीख से भाई क्लास बंद रहेगी और 26 तारीख तक बंद रहेगी। हाँ, 22 से बंद रहेगी 26 तक। नहीं नहीं, 21 को पढ़ाकर बंद किया जाएगा। 22, 23, 24, 25, 26 आपका 5 दिन छुट्टी रहेगी। और इस बीच आपका थोड़ा एपीओ, नहीं, एपीओ मेंस वालों को पढ़ाना हो, उनका भी पीछे चल रहा है। तो इस बीच आपका शाम वाला सुबह कर देंगे, 3-4 दिन। एक्स्ट्रा क्लास भी थोड़ा एपीओ वालों का लेना है। तो एपीओ वालों को जो बिहार एपीओ दे रहे हैं, उनके लिए भाई माइनर वाइनर थोड़ा छूटा है। तो उसी में 2-3 दिन में 3-3, 4-4 घंटा खींच देंगे शॉर्टकट में, क्योंकि लोग भाई एक बार रिवीजन भी कह रहे हैं कि करा दीजिए। तो आपका 22 तारीख से बंद रहेगा, 21 तारीख तक चलाया जाए, उसके बाद से आपका